बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री आलोना के साथ मैं हूं बोले जमशेद और आज हम क्लास 10th का जो है लेक्चर नंबर 10th करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं लॉ ऑफ मास सेक्शन को डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये आई बटन के ऊपर क्लिक करें और वो वीडियो भी वॉच कर लें। तो स्टूडेंट्स, बगैर किसी वक्त के ज़ाया के हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हमारा स्टूडेंट्स जो लेक्चर है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत जो है जान चुके हैं लॉ ऑफ मास सेक्शन के बारे में, और आज हम इस पर मुकम्मल जो है थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं कि केसी खुद क्या होता है और उसके यूनिट्स क्या हैं। ये दो बातें आज हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी केसी की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है ना, इसका जो सिंबल है, ये आपने मैं बारहा पहले बता भी चुका हूँ। इसको सिंपल हम के सी, जो के के साथ छोटा सा हम क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल है जिसे हम के सी बोलते हैं। अभी जो हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन डिस्कस किया था उसमें के सी का जो एक्सप्रेशन निकाला था वो यही था, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकाला था, जिसमें प्रोडक्ट्स आपके पास कौन से थे, न्यूमरेटर में थे, और जो रिएक्टेंट थे वो डिनोमिनेटर में थे। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं सारा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको बोलते हैं के सी। अभी हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा था। मैं भी एक जनरली रिएक्शन लिखता हूँ। मान लीजिए हम ये जैसे कि लॉ ऑफ मास सेक्शन में कर चुके हैं कि आपके पास ये बी हैं, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। ए रिएक्टेंट है, बी भी क्या है, रिएक्टेंट है, और ये उनके छोटे साथ में क्या है, मोल या कोएफिशिएंट है। तो ये प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है सी, और ये आपके पास क्या बन रहा है, डी भी उसके साथ क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो ए और बी, ए और जो बी हैं ये हमारे पास क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, और हमारे पास सी और डी जो हैं ये हमारे पास क्या हैं स्टूडेंट्स, सिंपल प्रोडक्ट्स हैं। स्टूडेंट, मैं भी आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि केसी क्या होता है, लेकिन मैं इस एक रिएक्शन की मदद से इसको हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो छोटे साथ में ये ए के साथ छोटा ए लिखा है, बी के साथ छोटा बी, सी के साथ छोटा सी, डी के साथ छोटा डी, ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, इनको स्टूडेंट्स बोलते हैं ये मोल या क्या कहलाते हैं, कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ए रिएक्टेंट के मोल हैं या कोएफिशिएंट है, ये बी रिएक्टेंट के मोल या कोएफिशिएंट। इसी तरह से प्रोडक्ट्स के भी ऐसे होंगे, ये सी प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट या मोल हैं, और ये डी के छोटा जो डी लिखा हुआ है ये हमने फ़र्ज़ किया एक जनरल रिएक्शन लिया। तो ये बातें हम क्या डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम जैसा कि लॉ ऑफ मास सेक्शन जो हमने पढ़ा था, अब इसका जो एक के सी एक्सप्रेशन निकलता है, इसका क्या निकलता है स्टूडेंट्स, इसका हमने के सी एक्सप्रेशन निकाला है। हर रिएक्शन का निकाल सकते हैं। अगर आपने लॉ ऑफ मास सेक्शन नहीं देखा तो वीडियो पहले वॉच कर लें। के सी का एक्सप्रेशन जो है वो हमने, अगर हम इस जनरल रिएक्शन को लें जो कि हमने लास्ट वीडियोस में बनाकर देखा है, सिंपल क्या होता है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या लिखे जाते हैं, ऊपर ये प्रोडक्ट आपके पास आ गया, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ गई, और इसी तरह से ये न्यूमरेटर में, मतलब शुमार कुनिंदा में ऊपर हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, और रिएक्टेंट जो होते हैं वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये बी हमारे पास आ गया, और इनके मोल, सी के कितने मोल हैं, सी छोटा सी मोल है तो ये ऊपर सी लिख देंगे, मतलब उनके मोल को उनकी पावर बना देना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। डी के कितने मोल हैं, छोटा डी, तो उसको हम क्या है, स्मॉल डी के ऊपर पावर बना देते हैं। ए का ये स्मॉल ए, बी का ये स्मॉल बी। तो ये इस रिएक्शन को देखकर देखें, प्रोडक्ट्स को मैंने यहाँ लिखा, रिएक्टेंट को मैंने यहाँ लिखा, उनके मोल या कोएफिशिएंट्स को उनकी क्या बना दिया, पावर बना दिया। ये जो चीज़ आपके पास हासिल हुई, इस चीज़ को हम बोलते हैं के सी एक्सप्रेशन। के सी क्या है, के सी इज़ नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बोलूँ तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बोल दें या सिंपल क्या बोलते हैं, के सी एक्सप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि के सी ही का क्या नाम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम है। तो ये वाला जो के सी का एक्सप्रेशन है ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे तरीके से जान लिया था कि किसी भी रिएक्शन का के सी एक्सप्रेशन हम क्या निकाल सकते हैं। ये वाला के सी एक्सप्रेशन हमें किसने दिया, बात को समझिए, लॉ ऑफ मास एक्शन ने दिया हमें।
ठीक है, ये जो गोल्डबर्ग और वेग ने दिया था एंड पर, इसका ये फ़ायदा था कि हम किसी भी रिएक्शन का केसी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि ये एक रिएक्शन है, इसका केसी एक्सप्रेशन हमने ऐसे निकाला। इसी तरह से हमारे पास N2 + 3H2 है, उसका केसी एक्सप्रेशन हमने स्टूडेंट कैसे निकाला, 2NH3 बनेगा। तो आप आसानी से बना सकते हैं केसी = ये प्रोडक्ट कौन से हैं, NH3 अमोनिया प्रोडक्ट है, इसके कितने मोल हैं, 2 ऊपर। उसके बाद क्या है N2, ये इनके नंबर ऑफ एटम में फ्रंट वाले मोल होते हैं, और H2 ये इसके एटम, इसके फ्रंट पे कितने हैं, 3। तो ये केसी एक्सप्रेशन है। तो मतलब किसी भी रिएक्शन का केसी एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हो। ये हम क्यों निकालते हैं, इसकी वजह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ताकि हमें इससे केसी की वैल्यू मिले। हमें केसी की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि केसी की वैल्यू से हमें किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन का भी पता चल सकता है, उसकी एक्सटेंट का भी पता चल सकता है। ये 2 बातें बहुत अहम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर की 2 वीडियोस जो है वो इस पर आएंगी कि एक वीडियो में हम इसकी डायरेक्शन, केसी की वैल्यू से डायरेक्शन समझेंगे और उसकी एक्सटेंट हद को समझेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। सो हमारा यहाँ पर जो मेन टॉपिक है ना, अब इन दोनों एग्जाम्पल को सामने रखते हुए ये बताने का मकसद पता क्या था कि ये जो केसी की, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे हैं हम केसी, ये एक्चुअली हमें मिला है लॉ ऑफ मास एक्शन के। ठीक है, मतलब अगर आप एक रिएक्शन चल रहा है, सी की वैल्यू को पता हो, डी की वैल्यू को पता हो, ए का, बी के, इन चारों की वैल्यू पुट करो तो कन्फर्म बात है आपके पास केसी की वैल्यू निकलेगी। अगर केसी की वैल्यू निकल आई, जिसका मतलब आप ये दोनों बातें बता सकते हो। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी एक जनरल रिएक्शन को जहन में रखते हुए अब हमने तो इसको डिफाइन करना है ना कि ये केसी क्या होता है। केसी हमारे सामने दिख रहा है, क्या लॉ ऑफ मास एक्शन ने दिया, ये केसी क्या है, क्लियर दिख रहा है कि ये ऊपर प्रोडक्ट रखते हैं, नीचे किन को रखते हैं, रिएक्टेंट को रखते हैं। तो ये क्या डेफिनेशन है, हम इसको ज़रा जहन में रख कर इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो स्टूडेंट देखिए, इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान है। मैं इनकी डेफिनेशन अभी जनरल लिख रहा हूँ, इसको देखकर इस रिएक्शन को जहन में रखकर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए पहले तो ये देखें, केसी के ये जो ऊपर वाली जगह है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमिरेटर बोलते हैं, मतलब शुमार कुनिंदा, जो ऊपर वाला बटे का ऊपर वाला हिस्सा है। और नीचे क्या होते हैं, जो नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, केसी के एक्सप्रेशन में एक तो ये बात बता रहा है कि एक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, जो न्यूमिनेटर है इसके जो शुमार कुनिंदा है, इसमें प्रोडक्ट को लिखते हैं, बात को समझिए ज़रा, और इसमें हम किसको लिखते हैं, रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। जो जितनी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसको न्यूमिनेटर में, और जितने भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं हम। तो अगर हम इसको समझें, मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो ये केसी क्या दिख रहा है, केसी दिख रहा है कि ये जो बटे में चीज़ होती है वो असल में क्या होती है, एक्चुअल में रेशो होती है। बात को समझिएगा, क्या होती है, रेशो होती है। तो मतलब केसी इज़ नथिंग बट, कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है, ये प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान में क्या है, रेशो है, सिंपल सी। और अगर हम इस रेशो को समझें तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। और याद रखिए इसकी डेफिनेशन, ये जो रेशो होती है ये सिर्फ़ और सिर्फ किसके ऊपर होती है, इक्विलिब्रियम के ऊपर होती है। ये भी बहुत अहम बात है, हर वक्त नहीं बल्कि कब, सिर्फ इक्विलिब्रियम के ऊपर जो रेशो होती है। तो इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन केसी की क्या है, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है। मैं एक पहले सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ कि हमारे पास केसी की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द रेशो ऑफ concentration products to the concentration of reactants। लेकिन साथ में क्या लिखना है, एट इक्विलिब्रियम। याद रखिए, बहुत अहम पॉइंट है स्टूडेंट्स। देखिए रेशो किसी भी वक्त नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स
टू द कंसंट्रेशन ऑफ, ये टू द मतलब वही बटा है, ठीक है, कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बटा टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। किस वक्त? जब रिएक्शन किसकी हालत में हो, इक्विलिब्रियम की हालत में हो, तो उस वक्त जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी और उनके दरमियान जो रेशो होगी, उस रेशो को हम क्या बोलते हैं? केसी बोलते हैं। स्टूडेंट बहुत ही अहम डेफिनेशन है और आसान सी है। मतलब केसी क्या है? जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चल रहा होता है। इक्विलिब्रियम क्या है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या हो चुके होते हैं? इक्वल हो चुके। जितना आप फॉरवर्ड में जा रहे हो उतना किस में जा रहा है? रिवर्स में जा रहा है। तो उस वक्त जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी, बात को समझिए, हर वक्त नहीं, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स बराबर नहीं होगा तो तब की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की नहीं बात कर रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम होता ही तब है जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हुआ जब इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम का ये मतलब हुआ जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बराबर होगा, उस वक्त जो प्रोडक्ट की मिकदार या कंसंट्रेशन होगी टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उसकी रेशो किसके साथ है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो उस वक्त जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होती है? केसी होती है। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने सिंपल अल्फाज में इसको समझाने की कोशिश की है। कम से कम आपको ये तो पता हो ना कि केसी क्या है। तो मतलब इस बात को, इन सारी बातों को देखने के बाद पता ये चला कि ये जो केसी की वैल्यू होती है ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिलेटेड है? इक्विलिब्रियम के साथ रिलेटेड है। इसका ये मतलब हुआ जब इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे ये रिएक्शन चल रहा है, अगर इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड ज़्यादा है, रेट ऑफ रिवर्स कम है, तो भी वो उस वक्त जो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी वो केसी की वैल्यू नहीं होगी। अगर उल्ट है, रेट ऑफ रिवर्स ज़्यादा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड कम है, तो उस वक्त भी तो प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन की कोई वैल्यू रेशो होगी, उस वक्त भी हम इसको केसी नहीं बोलेंगे। लेकिन केसी कब बोलेंगे? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बराबर होगा, उस वक्त जो प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट होगी उसको हम केसी बोलते हैं। तो पहली बात तो अपने जहन में रख लें, जब इक्विलिब्रियम होगा उसका मतलब क्या है? फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स होगा, उस पॉइंट के ऊपर जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होगा उसकी रेशो को हम क्या बोलते हैं? केसी बोलते हैं। अब मैं आपकी बुक की डेफिनेशन लिख देता हूँ कि आपकी बुक में किस तरीके से इसकी डेफिनेशन जो है वो की गई है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहीं पर दूसरी डेफिनेशन लिख देता हूँ। अच्छा, इसमें यह है कि द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ active masses of all the active masses of products to the product of active masses of the reactants इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या मैं सिंपल लिख देता हूँ केसी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या है? ये एक रेशो है। पहली बात तो ये है कि केसी इज़ नथिंग बट रेशो, एक रेशो है। किनकी? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट। ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट है ना, ये वाला प्रोडक्ट ये मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब जो प्रोडक्ट है, मैं भी समझाता हूँ आपको। आप अभी इस लाइन पे गौर करें, एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स। दूसरा टू द मतलब ये बटा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स, ये आपके पास है कि इनके दरमियान क्या है? आपके पास एक रेशो है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स और कौन सा है? एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट, इनका जो प्रोडक्ट है उसके दरमियान रेशो है। मैं आपको इसको यहाँ से समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये जो एक रिएक्शन है,
इनके दरमियान देखें ये जो ये सी भी प्रोडक्ट है, डी पे प्रोडक्ट है, इनके दरमियान कोई यहाँ पर अलामत नहीं है या कोई साइन नहीं है। इसका मतलब है इनके दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई है, ये प्रोडक्ट है। ये जो यहाँ कोई साइन नहीं है, अब देख रहे हो, मान लीजिए सी की वैल्यू फ़र्ज़ कर लें, सी की वैल्यू फ़र्ज़ कर लें आपके पास अगर 2 है, ठीक है, तो इसके सी, ये छोटा सी मोल है, इसकी वैल्यू मान लीजिए ये 2 है इस सी की, और ये जो डी है इसकी वैल्यू ये 3 है, इसके मोल की वैल्यू भी मान लीजिए क्या है आपके पास 3 है। ये मैं इनकी वैल्यूज़ पुट करूँ फॉर एग्जांपल, और ये ए है, ए की मान लीजिए वैल्यू आपके पास कितनी है, इसकी भी 2 कर लें, और इसके मोल ए छोटा ए जो मोल है वो 1 है, तो 1 लिखा नहीं जाता इसके ऊपर, सिंपल 1 लिखा नहीं जाता, मैं वैसे छोड़ देता हूँ। और बी की वैल्यू मान लीजिए आपके पास क्या है 4 है, और ये इसके मोल भी मान लीजिए फ़र्ज़ किया 2 है। तो अगर ये वैल्यूज़ इनकी हों तो इसको हम कैसे करते हैं, देखिए पहले मैथमेटिकली करें तो ऊपर वालों को पहले हल करना पड़ेगा और नीचे वालों को अलग से हल करना पड़ेगा। जो जवाब आएगा इसके ऊपर तकसीम करते हैं, फिर कैसे की वैल्यू निकलेगी ना। अगर हम इसको हल करना चाहें तो कैसे निकलेगा, देखिए 2 की पावर कौन सी है 2, उनके मोल को आपस में मल्टीप्लाई करें, अब पावर 2 है तो ये 2 मतलब ऊपर 2 है, इसमें 2 जो है 2 मरतबा मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आएगा इसका आंसर, और दरमियान में कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। अच्छा देखिए 3 की कौन सा है, ये 27 है। अच्छा इसी तरह से आप इसको हल करें, इसका तो 1 है तो ये वैसे 2 का 2 ही आएगा। 4 के ऊपर कौन सा है 2, तो ये 4 मल्टीप्लाई 4 ऊपर 2 है ना, तो स्क्वायर है तो 16 आ जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई करें तो इनका जो जवाब आएगा, इनको फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट होगा। तो ये देखिए ना, जो जवाब ऊपर आएगा ये सी रिएक्टेंट का है, ये कौन सा है डी रिएक्टेंट का है। सी और डी का क्या इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास जवाब निकलेगा, ठीक है, जो हमारे पास क्या निकलेगा जवाब निकलेगा, वो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी। और जो नीचे वाली जो रिएक्टेंट हैं, ये 2 रिएक्टेंट हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई, जैसे 16 टू द 32 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये ओवरऑल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकल आएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, इसका मकसद ये है कि ये प्रोडक्ट को मिक्स नहीं करना। ये प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये देखें अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इन 2 प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है, बात को समझिए। सी भी प्रोडक्ट है, डी पे प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या निकलेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकल आएगी। तो ये वाला प्रोडक्ट इनकी मल्टीप्लाई को शो करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। बाकी ये वाला जो है, अब एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट, इसकी जो जवाब होगी इसे हम क्या बोलते हैं, केसी बोल देते हैं। जैसे इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका यहाँ पर कितना निकलेगा, ये 108, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका कितना निकलेगा 32। अब ये जो 108 निकला है या 32 निकला है, ये कैसे निकला है, ये इनके आपस के प्रोडक्ट से इनको मल्टीप्लाई किया ना, उसी मल्टीप्लाई को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट से निकला है। ये वाला नीचे जो 32 निकला है ये इन 2 के प्रोडक्ट से निकला है, तो इस वजह से ये वाला प्रोडक्ट है। तो वही ये बोल रहे हैं, ये जो ब्रैकेट है ये एक्टिव मैस सी का है, ये एक्टिव मैस डी का है, ये एक्टिव मैस ए का है, ये एक्टिव मैस किसका है, बी का है। तो इन सब के एक्टिव मैसेज का क्या, ये जो प्रोडक्ट हैं, एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स का क्या निकला है, प्रोडक्ट है। दूसरा कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट। तो इनके रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट निकला है, इनके प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट निकला है, जो जवाब निकला है सिंपल, उनके दरमियान जो रेशो होती है ना, और वो भी किस वक्त, जब इक्विलिब्रियम के ऊपर होंगे, उस वक्त जो केसी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है, द रेशो, ये एक रेशो है, समझिए इस बात को, किसकी, प्रोडक्ट। देखें प्रोडक्ट तो यहाँ पर भी होगा, जैसे ये 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ही प्रोडक्ट निकलेगा ना। तो इन 2 ये जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं और ये 2 रिएक्टेंट हैं, इन 2 रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि एक रिएक्टेंट ए का 2 है, बी का कौन सा 16 है, इन 2 को 16 मल्टीप्लाई 2 करें तो ये रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कौन सा निकल रहा है, 32 निकल रहा है। तो ये प्रोडक्ट इसके लिए है, ये इसके लिए नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो द रेशो ऑफ
प्रोडक्ट्स ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सिंपल हमारे पास क्या है, ये एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए, ये एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट हो गए, और ये उनका क्या है, प्रोडक्ट है। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारे पास, असल में एक्टिव मैस रिएक्टेंट के लेने हैं, एक्टिव मैस किन के लेने हैं, प्रोडक्ट के लेने हैं, और उनका भी क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। बस वही बताना चाह रहा था। यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट भी किसके लिए है, मल्टीप्लाई के लिए है, ये वाला प्रोडक्ट भी किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए है, और ये वाला प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट के लिए है जो इनको शो करता है कि ये प्रोडक्ट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। आई होप आपको इतनी लंबी सारी स्पीच करने का मकसद ये था ताकि आपको डेफिनेशन की सही तरीके से समझ तो है कि ये कहना क्या चाह रही है। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द रेशो ऑफ प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज़ नॉन एज Kc। Kc को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की Kc की वैल्यू हमारी बहुत काम की चीज़ है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई भी किसी तरह का मसला आपको नहीं होगा। तो बस ये याद रखना है कि ये प्रोडक्ट दो जो है मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ये एक्टिव मैस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ये एक्टिव मैस ऑफ क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और इनका ये वाला प्रोडक्ट का वर्ड ये प्रोडक्ट है ये इनकी 16 to the 32 ये बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है, और ये वाला 14 और 27 के इसको ये प्रोडक्ट के एक्टिव मैस का जो प्रोडक्ट है उसको निकालने के लिए बताया गया है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। थोड़ा सा मैंने लंबी डिस्कशन इस वजह से की है क्योंकि स्टूडेंट्स इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसको ज़रा इरेज कर देता हूँ और थोड़ा सा मज़ीद हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इसकी एक छोटी सी और मिसाल दे देता हूँ और जल्दी से फिर हम इसके Kc के यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मान लीजिए अभी मैंने लिखा भी था N2 + 3H2 इट गिव्स अस 2NH3 है। ठीक है, अब इसका हम Kc एक्सप्रेशन निकालेंगे। Kc एक्सप्रेशन क्या होता है, ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि वो क्या होता है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। अगर आपको सिंपल कोई पूछे ना Kc क्या है, तो ये Kc है, यही Kc है। Kc इज़ नथिंग बट इट इज़ अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, लेकिन किस वक्त, एट इक्विलिब्रियम। ये आपके जहन में होना चाहिए। अगर मैं इंतहाई सादा डेफिनेशन बताऊं तो इससे ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन Kc की नहीं हो सकती कि ये Kc प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के दरमियान क्या है, एक रेशो है। किस वक्त, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम वक्त होता है, क्या जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या हो रहे होते हैं, बराबर चल रहे होते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स अगर आप इस बात को समझें तो इस रिएक्शन की हम Kc की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है कि Kc क्या होता है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है, और इस रिएक्शन को हम इस इक्वेशन से कंपैरिजन करके इसकी वैल्यू निकालें तो हमारे पास ये क्या होता है, ये NH3 प्रोडक्ट्स आ गया। अब लाजमी नहीं है कि प्रोडक्ट्स 2 हों 3 हों। अगर हमारे पास और 2 प्रोडक्ट होते तो उनका हम प्रोडक्ट लेते, उनको मल्टीप्लाई करते। अगर नहीं है तो हम वैसे लिख देंगे एक ही प्रोडक्ट है। तो NH3 और उसके ये जो फ्रंट पे नंबर होता है, मैंने कई बार बताया कि वो क्या होते हैं, मोल। इसको इसकी क्या बना देना है, पावर बना देना है। और फिर हमारे पास क्या है, N2 है, और कौन सा है, H2 है। इसका फ्रंट पे 1 है, 1 लिखा नहीं जाता तो 1 मोल यहाँ नहीं लिखेंगे, ये 1 मोल है। H2 हाइड्रोजन के कितने आगे 3 मोल हैं तो ये 3 लिख दें। ये इसका Kc एक्सप्रेशन है। अब अगर इस इक्वेशन को देख कर बताएं तो सिंपल क्या है, Kc इज़ द कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और कौन सा है, ये एक्टिव मैस इसको बोल देते हैं, एक्टिव मैस ऑफ प्रोडक्ट्स, और कौन सा है, ये नीचे एक्टिव मैस ऑफ क्या है, रिएक्टेंट्स है। ये इन दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्या होती है, एक सिंपल आपको दिख रहा है रेशो है, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या होता है, Kc होता है। फिर इनकी जो भी वैल्यूज़ हों, NH3 की वैल्यू पुट कर दें, H2 की पुट कर दें, इसकी पुट कर दें, और इनके ये जो मोल हैं इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप ये मोल नहीं लिखेंगे तो फिर Kc की वैल्यू में फ़र्क पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनकी Kc की वैल्यू इनके मोल के ऊपर भी डिपेंड करती है। मान लीजिए अगर NH3 की वैल्यू 2 है, N2 की वैल्यू मान लीजिए फ़र्ज़ के 1 है, फ़र्ज़ कर रहे हैं,
हाइड्रोजन की वैल्यू फ़र्ज़ करें 3 है। अगर मैं इनके मोल ऊपर नहीं लिखता तो ये Kc की वैल्यू गलत निकलेगी। इसी वजह से Kc उनके मोल के ऊपर भी डिपेंड करती है। कैसे? अगर मैं इनके मोल नहीं लिखता वैसे लिखूं तो ये 2/3 आएगा और इसका जो आंसर आएगा वो समथिंग जो है छोटी वैल्यू में आएगा, ठीक है, के ऊपर बहुत छोटी रकम है। और अगर आप ये देख रहे हैं कि बहुत जो है माइन्यूट सा जवाब आएगा हमारे पास, मतलब डिफरेंट आएगा इसका जवाब। और अगर आप यही वैल्यू इसके मोल के साथ लिखें, इसके मोल कौन से हैं? 2 हैं, ऊपर ये कौन से हैं, या इसको सिंपल समझने के लिए ऐसे कर लें, ये 4 कर लें और 1, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/2 आ रही है। और अगर आप इसको ऐसे कर दें, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा है? ऊपर 4 आएगा, यहाँ पर कौन सा है? 64 आएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा? 1 और कौन सा हो जाएगा? 6। तो 1/16। देखें ये Kc की वैल्यू में क्या आ रहा है? फ़र्क आ रहा है। तो मैं यही समझाना चाह रहा था, Kc की वैल्यू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिपेंड करती है, साथ साथ उनके मोल के ऊपर भी डिपेंड करती है। सो अगर उनके मोल वैरी करेंगे तो उनकी Kc की वैल्यू में भी क्या आएगा? फ़र्क आएगा। इस पूरी बात को समझाने का मकसद ये था कि Kc आल्सो डिपेंड्स ऑन देयर मोल, ठीक है। तो उनके मोल को भी आपने क्या लिखना है? साथ में लिखना है। इसी तरह से कोई भी रिएक्शन होना, आपने Kc की क्या करना है स्टूडेंट्स? उसकी वैल्यू को क्या करना है? निकाल सकते हैं। क्यों निकालते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, Kc के कुछ यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। स्टूडेंट फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक रिएक्शन है H2 + I2 इट गिव्स अस 2HI, कि हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस मिलते हैं और क्या बनते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनती है। सवाल जहन में ये आता है, क्या Kc के कोई यूनिट्स होते हैं? Kc के स्टूडेंट्स को यूनिट्स होते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कैसे? हम अभी रिएक्शन से साबित करते हैं। पहली बात तो ये समझें कि Kc को हम मोलैरिटी की टर्म में ज़ाहिर करते हैं। बात को समझिएगा, इसका यूनिट जो है मोलैरिटी के टर्म में, जिसको हम बोल देते हैं ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब हम यूज़ करते हैं। ये मोलैरिटी आपने 9th में पढ़ी होगी। इसको अगर सादा लफ्ज़ में बोलूँ, जैसे आप चीनी को जो है वेट करने के लिए क्या करते हैं? ग्राम या किलोग्राम यूज़ करते हैं। आप अक्सर कहते हैं, जैसे चीनी को हम करने के लिए किलोग्राम यूज़ करते हैं, जैसे कि 5 किलो चीनी है, 3 किलो चीनी है। इसी तरह से हम इन रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आसानी से समझने के लिए एक यूनिट समझ लो, ठीक है, यूनिट समझ लो। और वो यूनिट्स कौन सा है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि एक ऐसा क्यूब जिसका वॉल्यूम कौन सा है? डेसीमीटर क्यूब है। उसके अंदर क्या है? 1 मोल क्या हो आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो। तो ये इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ अ मोलैरिटी मोल पर डेसीमीटर क्यूब इज़ नथिंग बट, ये कुछ भी नहीं है बल्कि सिंपल Kc को जो है समझाने के लिए उसका एक छोटा सा क्या है, हम उसका एक यूनिट लेते हैं जो हमारी यूनिट इसके निकालने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो अब इस हमें कह देता है कोई कि इस रिएक्शन के ना हमें क्या बताओ, हमें ना यूनिट बताओ कि इसके Kc के क्या यूनिट होगा। तो सबसे पहले याद रखिए, यूनिट निकालने के लिए आपको Kc का एक्सप्रेशन आना चाहिए। Kc का एक्सप्रेशन क्या है? इसके HI ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और ये इसके मोल हैं, तो ये ऊपर क्या बन जाएगी? उसके जो है पावर बन जाएगी। और नीचे हमारे पास क्या है? H2 की कंसंट्रेशन, ये एक्टिव मास है, और कौन सा है? I2 का है। और इनके फ्रंट पे एक एक मोल है, एक एक लिखे नहीं जाते, 1 तो हम क्या करते हैं? इसके यूनिट्स निकाल देते हैं, ठीक है। इसके यूनिट्स कैसे निकलेंगे? इसके यूनिट्स एक जो ऐसे आप ब्रैकेट लगाते हो जिसको आप कंसंट्रेशन भी बोल देते हो, बात को समझिएगा, या और इसको आप क्या बोल देते हो? एक्टिव मास बोल देते हो। ये इसका एक कंसंट्रेशन का ये यूनिट है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसको समझिए ज़रा, सिर्फ एक का। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास HI की कंसंट्रेशन ये कितनी है? ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब ये 2 हैं। तो एक का यूनिट कौन सा होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मैंने इसकी जगह कंसंट्रेशन को हटा दिया, उसकी जगह ये लिख दिया। सिर्फ यूनिट के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और ऊपर मोल कितने हैं? ये 2 हैं। जितनी ये कंसंट्रेशन होगी, एक कंसंट्रेशन के लिए एक लिखते हैं ऊपर, जितने मोल हैं वैसे आप एक को लिख कर ऊपर उतने उसके मोल लिख दो। अच्छा, नीचे ये कितने हैं?
H2 ये इनके एटम हैं, इसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। आप इनके मोल एक एक हैं, ऊपर ये एक एक हैं, तो ये एक कंसंट्रेशन है, उस एक H2 की ये जो कंसंट्रेशन है उसके लिए मैं क्या लिख देता हूँ, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये इसके लिए, इसका मैं अलग से लिख देता हूँ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका अलग से लिख देता हूँ। तो ये इसका आ गया, ये इसका आ गया। 1 1 ऊपर लिखता नहीं हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वही जवाब आएगा, तो एक लिखा रह जाता। ऊपर कितने हैं, 2 हैं, नीचे कितने हैं, ओवरऑल तो 2, ये मल्टीप्लाई होंगे तो वही एक ही बात है। दूसरे लफ्ज़ों में एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल कितने, नीचे भी 2 हैं, ऊपर इसको ओपन करें तो ये भी क्या होंगे, 2 होंगे। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ऊपर भी क्या हैं, 2 हैं, उसके बाद मोल पर डेसीमीटर क्यूब, नीचे भी क्या हैं, 2 हैं। ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, और हमारे पास हम कहेंगे कि इस रिएक्शन के लिए Kc का कोई भी यूनिट नहीं है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है, आपने उसकी जो कंसंट्रेशन है उसे हटाकर उसकी जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख देना है, आपके पास Kc की क्या आ जाएंगे, यूनिट्स आ जाएंगे। इसी तरह से मैं एक और रिएक्शन लिख देता हूँ, लेकिन उससे पहले, जानने से पहले ये बता दूँ, याद रखिएगा Kc हमेशा बैलेंस्ड रिएक्शन का ही होगा। मैं सही बता रहा हूँ आपको, इसको समझिए ज़रा। जब तक रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होगा तो Kc की वैल्यू भी गलत आएगी। अगर Kc की वैल्यू गलत है तो उसका यूनिट्स भी क्या होंगे, गलत होंगे। तो रिएक्शन का बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का क्या मतलब है, जितने रिएक्टेंट इधर हैं उतने ही इधर होने चाहिए। इधर कितने, 2 हाइड्रोजन है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 2 आयोडीन, इधर भी कितने हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, 2 आयोडीन। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन है, इसका मतलब इसका Kc एक्सप्रेशन भी ठीक है, इसका यूनिट भी क्या है, ठीक है। सिर्फ एक और रिएक्शन का एग्जाम्पल दे के इस लेक्चर को हम एंड कर रहे हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, मान लीजिए अभी हमने लास्ट रिएक्शन पढ़ा था अमोनिया की तैयारी वाला, इसका यूनिट हम निकाल लेते हैं, 2NH3 है। सबसे पहले इसका हम Kc एक्सप्रेशन निकालेंगे। Kc एक्सप्रेशन निकालने से पहले देखें रिएक्शन बैलेंस है, 2 नाइट्रोजन मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 6 हाइड्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। इसका फिर Kc एक्सप्रेशन निकालते हैं। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होता है, प्रोडक्ट्स कौन सा है, ये वाला है। NH3 की कंसंट्रेशन की पावर 2 है, और N2 की कंसंट्रेशन है, और H2 की कंसंट्रेशन की पावर क्या है, 3 है। NH3 है, ये आपके पास क्या आ गया, Kc का एक्सप्रेशन आ गया। तो हमने क्या निकालने इसके, इसको हम बोलते हैं Kc एक्सप्रेशन, और हम इसका यूनिट्स निकालेंगे। NH3 की कंसंट्रेशन है, ऊपर कितने पावर 2, इसका मतलब है एक के लिए क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, और ऊपर कौन से उतने मोल जैसे हैं वैसे लिख दो। नीचे N2 ऊपर मोल एक ही है, तो सिंपल हम एक बार ही लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि जितने मोल होंगे उतनी बार आप उसको लिख देंगे। उसके एटम पे डिपेंड नहीं करता, ये नहीं कि आप इनको देखकर ऊपर लिख दें, नहीं, बल्कि ऊपर देखिए इनके मोल कितने, इसके ऊपर 3 हैं, तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर कौन सी है, 3 है, क्योंकि इसके 3 मोल हैं। तो अगर आप इसको सिंपल समझें, ऊपर ये 2 हैं, नीचे कौन सा है, 3, और इसका 1 4, तो मैं सिंपल इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये ऊपर 2 हैं, ये कौन सा है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, नीचे कौन से हैं, 4 हैं, ये 2 यहाँ के 2 से कट गए, तो ओवरऑल नीचे कितने बचे, 2 बचे, मतलब ऊपर कुछ भी नहीं बचा, ये सारे कट गए, ऊपर वाले सारे कट गए ना, ऊपर वाले सारे कट गए, और इसके सिर्फ 4 में से 2 कटे हैं, जिसका मतलब है ऊपर क्या आ गया, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का ये स्क्वायर बचेगा हमारे पास, क्योंकि 2 बचे हुए हैं। और इसका अगर ये ओपन करें इसको हम, तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये 2 के साथ, मोल के साथ भी और डेसीमीटर क्यूब के साथ भी। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये कुछ इस तरीके से होगा, मोल की 2 हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब 2 × 3, तो dm की -6 हो जाएगा। अब ये बटे में नहीं होता, ये नीचे है, तो हम इसको क्या ले आएंगे, ऊपर लेकर आएंगे। अगर आप इसको ऊपर लेकर आते हैं तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो फाइनली आपके पास जो यूनिट निकलेगा वो ये होगा। अब नीचे मोल की 2 था, ऊपर मोल की -2 होगा, यहाँ dm -6 था, यहाँ dm +6 होगा। तो ये इस रिएक्शन का क्या है, ये है Kc का जो है यूनिट है। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है,
जहाँ कंसंट्रेशन दिखे, एक कंसंट्रेशन 1 मोल हो तो एक बार लिखना है, 2 हो तो 2 बार लिख देना, 3 हो तो 3 बार लिख देना, उसको फिर कट करके कैंसिल करके आप लिख सकते हो। बस एक बात याद रखनी है, केसी का यूनिट्स तब नहीं होगा जब आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे कि मैंने H2 और I2 का किया था, उसके ऊपर भी 2 थे, नीचे भी 2 थे, सारे कट गए तो उसका कोई भी यूनिट नहीं था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस रिएक्शन में क्लियर पता चल चुका होगा। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो चुका है, लेकिन आपको मैंने बहुत आसान तरीके से केसी को समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में ये पता चल चुका है कि ये सिर्फ इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है, ये बैलेंस रिएक्शन के लिए होता है, इससे हमें केसी की वैल्यू मिलती है, इससे हमें यूनिट्स का पता चल सकता है। ये सारी बातें आज हमने इस लेक्चर में सीखी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ केसी को पढ़ेंगे। और आपकी ज़िम्मे एक छोटा सा काम है, आप मुझे कमेंट्स में इस जो है रिएक्शन का केसी का यूनिट जो है मुझे वो बताएंगे। इसका केसी एक्सप्रेशन भी बना दीजिएगा और साथ में इसका यूनिट बता दें कि इसका यूनिट्स कौन सा है। 4x रिएक्टेंट है और 2y + 3y ये आपके पास एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन का केसी एक्सप्रेशन कौन सा है और जिस तरीके से मैंने इसको हल किया है, इसका आपने क्या करना है, कमेंट्स में मुझे इसका जो है यूनिट बताना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।